हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीकॉम थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट मेजर 1 है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, उसकी यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रोविजन बताने हैं किसके रिगार्डिंग अमोर्टाइजेशन। ठीक है, जो किसका अमोर्टाइजेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। ठीक है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, मतलब कि कोई भी अमाउंट है ना, या कोई भी राशि है तो उसको आप इकट्ठा ना पे करके थोड़ा थोड़ा करके या धीरे धीरे आप उसको पे करते हो। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है ना, अब आप उसको पे करना है आपको, तो आप क्या करते हो, लोन को EMI के फॉर्म में धीरे धीरे करके उसको पे करते हो। ठीक है, तो वो होता है अमोर्टाइजेशन। इसी तरीके से जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग भी अमोर्टाइजेशन किया जाता है, उनको भी धीरे धीरे मतलब कि एक तरीके से चुकाया जाता है या पे किया जाता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस दिए हैं ना गवर्नमेंट ने, या कुछ मतलब कि आपको डिडक्शंस टाइप से मिल जाता है ना, तो वो आपको कैसे मिलेगा ये मतलब हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब कि बिफोर द कमेंसमेंट मतलब कि शुरुआत एक तरीके से, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन दोनों के लिए है ना। बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले जो आपके खर्चे होते हैं ना, उनको ही हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं ना। प्रोफेशन फॉर सेटिंग अप द यूनिट, कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई आप यूनिट प्रोफेशन के लिए कोई आप यूनिट को सेटअप कर रहे हो ना, तो उसमें जो आपको खर्चा आएगा, ठीक है, जो आपके खर्च होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई शॉप खोलनी है, तो शॉप को खोलने के लिए आपको शॉप चाहिए होगी, चाहे वो आप रेंट से लो या खुद की बनवाओ। ठीक है, फिर उसमें आपको फर्नीचर भी चाहिए होगा, है ना, उसके लिए मतलब शोकेस वगैरह भी बनवाना होगा, अलमारी बनवानी होगी, सामान लाना होगा, ठीक है, परमिशन लेनी होगी, तो इस सब के रिगार्डिंग में बहुत सारा आपका खर्चा हो जाएगा। तो वही खर्चा कौन सा होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उनको हम कहते हैं। अब ये किस में बताया गया है, सेक्शन नंबर 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है, एलिजिबल एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, मतलब किन किन एक्सपेंसेस के लिए वो डिडक्शन अलाउ किया जाएगा ना अमोर्टाइजेशन के लिए। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन। अगर मान लो कोई पहले से बिजनेस या प्रोफेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, और आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो और एक्सटेंशन करना चाह रहे हो, है ना, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई एक्सपेंस करते हो तो वो एलिजिबल होगा। दूसरा, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू यूनिट, और या तो आप एकदम नए सिरे से कोई बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप करना चाह रहे हो तो उसमें भी जो खर्चा आएगा तो वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, इसकी प्रोसेस होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अमोर्टाइजेशन जो कि 35D में बताया है आपको, है ना, और उसके लिए डिडक्शन दी जाएंगी कैसे, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, मैं आपको बता रही थी जो अमोर्टाइजेशन होता है वो इंस्टॉलमेंट्स या मतलब कि धीरे धीरे करके दिया जाता है। तो धीरे धीरे कैसे दोगे आप, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में ही दोगे, है ना। अमाउंट ऑफ डिडक्शन है ना, द होल सच एक्सपेंसेस शेल बी डिडक्ट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसका होल उसको कैसे मतलब कि डिडक्ट किया जाएगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन का कितना रहेगा, 5 साल तक आपको करना है, मतलब कि उसमें आपको 5 साल तक की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्लेम मस्ट बी मेड विद इन द टाइम अलाउड फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो उसकी जो ड्यू डेट होती है उस समय ही आपको वो क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड विद 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स, अगर 5 साल में ही आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है ना, तो क्या होगा, बैलेंस अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट इज एडेड बैक। तो जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट होगी, है ना, मतलब कि जितना पैसा रह गया होगा देने से, है ना, कुछ इंस्टॉलमेंट आपने दे दी होंगी, कुछ रह गई होंगी, है ना, तो उतना अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा आपके बिजनेस के प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट में अगर अमाउंट ऐड बैक होगा मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो क्या होगा, टैक्स भी आपको ज़्यादा पे उस पर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अमोर्टाइजेशन किया जाता है, ताकि जो आप पहले जो खर्च कर चुके हो तो उसमें आपको कुछ एक तरीके से छूट मिल जाए, डिडक्शन मिल जाए, है ना, ताकि आपको टैक्स कम पे करना पड़े, उसका बर्डन कम हो जाए। ठीक है, इफ द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड विद इन 5 ईयर, अगर मान लो 5 साल के अंदर ही आपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, है ना, किसी और को बेच दिया या जो भी, तो जो ट्रांसफर ही होगा, है ना, जिसको आपने ट्रांसफर किया होगा, ठीक है, कैन क्लेम द अनअमोर्टाइज अमाउंट। तो जो ट्रांसफर ही होगा वो उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समरी चार्ट में बताया है, उसका नेचर बताया, नेचर ऑफ डिडक्शन, अमोर्टाइजेशन होता है ना, अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100%, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे 100% का डिडक्शन आपको मिल जाता है। मोड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होता है, टाइम पीरियड 5 साल का होता है, कंडीशन क्लेम करना रहता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के टाइम ही। ठीक है, एलिजिबल एक्सपेंसेस कौन से होंगे, एक्सपेंसेस फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, अगर न्यू बिजनेस सेटअप किया है उसमें जो खर्चा है वो, एक्सपेंसेस फॉर एक्सटेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस, अगर आप एक्जिस्टिंग बिजनेस को ही और बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर खर्च हुआ है तो वो इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अगर कोई खर्च हुआ है तो वो। ठीक है, नॉन एलिजिबल कौन सा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, है ना, ये भी नॉट अलाउड होगा, मतलब कि डे टू डे के भी कुछ खर्च होते हैं वो भी डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, एक्सप्लेन द बिजनेस मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है ये आपको पता ही है, आप शुरू से क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना, स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है कॉमर्स की। तो बिजनेस क्या होता है, एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, मतलब कि या तो ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर का
है ना, या उससे या उसी कंसर्न के नेचर का ट्रेड और कॉमर्स या मैन्युफैक्चर, है ना, वेदर और नॉट इट इज़ फॉर अ प्रिक्योनरी बेनिफिट, है ना, मतलब कि उससे आपको जो फ़ायदे के लिए आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, है ना, कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। ठीक है, शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं हिंदी में कि कोई भी गतिविधि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से या क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये भैया प्रोफेशन आपको पता ही है, जब आप कोई भी स्पेसिफाइड नॉलेज या स्किल का यूज़ करके कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, है ना, ये इसका फ्लो चार्ट में आप ऐसे भी इसको लिख के आ सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस दिया है उसमें, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फ्लो चार्ट में भी ये लिखा है ना। नेचर, डील इन गुड्स, जो बिजनेस होता है वो गुड्स में डील करता है, जो प्रोफेशन होता है वो सर्विस में डील करता है। मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना और इसका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, रिस्क, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में और इसमें नो रिस्क होता है या लेस रिस्क, कम रिस्क होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, इसमें नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, चाहे उसके पास क्वालिफिकेशन हो, डिग्री हो या नहीं हो, पर प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या हो जाएंगे, बिजनेस हो जाएंगे। और जो डॉक्टर या लॉयर है ये किस में आ जाएंगे, प्रोफेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। what deductions are allowed to a businessman in computing profit। प्रॉफिट को कंप्यूटिंग करने के लिए जो बिजनेसमैन होता है उसको कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो अलाउ किए जाते हैं ना, स्पेसिफाई द एक्सपेंसेस और डिसअलाउड, कौन से अलाउ किए जाते हैं और कौन कौन से डिसअलाउ किए जाते हैं। तो ये आपको बताना है, ये आपको याद करना है। ठीक है, याद करके जाना है आपको कौन कौन से हैं, ये आप ऐसे टेबल भी बना के आ सकते हो इसके लिए। ठीक है, कौन कौन से हैं, रेंट जो अलाउ किए जाते हैं, रेंट रेट हो गया, रिपेयर हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, कमीशन पेड, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब क्या है, ये अलाउ किए जाते हैं। ठीक है, एक बिजनेसमैन को उनके प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, और डिसअलाउ कौन कौन से होंगे, मतलब कि इन पे आपको डिडक्शन मिलेगा और इन पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं मिलेगा, पर्सनल एक्सपेंसेस कोई होता है उस पर नहीं मिलेगा, एक्सपेंसेस ऑफ एन इलीगलिटी, है ना, कोई भी आप अवैधानिक काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस पर अगर आप खर्च कर रहे हो तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी फाइन पेनल्टी पे नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, GST इस पर नहीं, डोनेशन अगर आप देते हो उस पर भी नहीं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर पर्सनल यूज़ के लिए आपने कोई भी कैपिटल बोरो किया तो उसके लिए भी नहीं, है ना, पेमेंट ऑफ रिलेटिव एक्सेसिव पेमेंट अगर आपने की है रिलेटिव्स को तो उस पर भी नहीं मिलेगा, है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रिमनरेशन एक्सीडिंग लिमिट, अगर एक लिमिट से ज़्यादा आपको रिमनरेशन मिल रहा है तो उस पर भी नहीं, है ना, दे रहे हो आप, सॉरी, है ना, एनी एक्सपेंस नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, अब कोई भी खर्चा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, बिजनेस के लिए नहीं किया है तो उस पर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना, तो ये आपको एज इट इज़ याद करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं, डिडक्शन इज अलाउड ओनली फॉर एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पस के लिए अगर आपने एक्सपेंस किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस मस्ट प्रूव्ड बाय प्रॉपर वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट, और जो एक्सपेंसेस है वो प्रॉपर वाउचर या डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव किए होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि बिल वगैरह होना चाहिए आपके पास जो भी आपने खर्च किया है उसमें। ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस आर एडेड बैक टू द प्रॉफिट, और जो डिसअलाउड कर दिए गए हैं ना एक्सपेंसेस उनको आपके प्रॉफिट में एड बैक कर दिया जाएगा, मतलब कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो इनकम ज़्यादा दिखेगी तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, अलाउ कौन से होंगे, जैसे ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस, उसके लिए आपने खर्च किया तो वो अलाउ किया जाएगा, उतना आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, गिफ्ट टू कस्टमर, अगर आप कस्टमर को कोई गिफ्ट दे रहे हो रीजनेबल प्राइस में, है ना, मतलब कि अगर किसी ने 3000 5000 ऐसा कुछ सामान खरीदा है तो उसको आपने कोई गिफ्ट दे दिया है फ्री में, ठीक है, तो वो अलाउ कर दिया जाएगा, तो गिफ्ट का भी तो खर्चा होगा तो वो अलाउ कर दिया जाएगा, है ना। और पर्सनल फॉरेन ट्रिप अगर आप कर रहे हो तो उस पर जो खर्चा कर रहे हो वो डिसअलाउ होगा, है ना, पेनल्टी कोई आप दे रहे हो तो वो भी डिसअलाउ होगा। समरी देख लेते हैं, ओनली दोज एक्सपेंसेज विच आर नेसेसरी जेन्युइन एंड फॉर बिजनेस पर्पस, सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हो सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा एज डिडक्शन के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी पर्सनल या कैपिटल इन नेचर या प्रोहिबिटेड बाय लॉ से के रिगार्डिंग अगर आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गए हैं 3 क्वेश्चन आपके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द अलाउंसेज दैट आर एडमिसिबल इन डिटरमाइनिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी कुछ अलाउंसेज होते हैं जिन पे आपको डिडक्शन दिया जाता है। ठीक है, मीनिंग अलाउंसेज आर द डिडक्शन और एक्सपेंसेज विच आर अलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ऐसे अलाउंसेज क्या है, एक तरीके का डिडक्शन है या खर्चे हैं जो कि अलाउ किए जाते हैं किसके द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। ठीक है, वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम और प्रोफेशन की बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को कंप्यूट करते टाइम। ठीक है, दीज रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट एंड अराइव द टैक्सेबल इनकम। अब ये क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं और टैक्सेबल इनकम को अराइव करते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये चार्ट बना के आ सकते हो आप, बिजनेस इनकम तो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अलाउेबल एक्सपेंसेस अलाउ की मतलब डिडक्शन दिया और फिर क्या निकल के आएगा, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, है ना। फिर जो नेट प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, कम होगा तो कम। कंडीशन देख लेते हैं, क्लेमिंग अलाउंस को क्लेम करने की कंडीशन क्या होगी।
एक्सपेंस मस्ट बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये भी देखो उसी की तरह है, ठीक है, बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर बिजनेस से रिलेटेड खर्च नहीं है तो उस पर क्या ही आपको अलाउंस क्लेम करोगे, ठीक है। प्रॉपर वाउचर एंड डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, ठीक है, प्रूफ तो होना चाहिए कुछ। एक्सपेंस शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर, और जो भी खर्च कर रहे हो वो पर्सनल नहीं होने चाहिए नेचर में। प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मस्ट बी सेटिस्फाई, और जो भी इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अलाउंस कौन कौन से हैं। डेप्रिशिएशन अलाउंस, साइंटिफिक रिसर्च अलाउंस, बेड डेट अलाउंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल बिजनेस और अदर अलाउंस। इनको आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये पूरी टेबल भी आप बना के आ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, अलाउंस रिड्यूस द बिजनेस प्रॉफिट। अलाउंस क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। डिसअलाउ एक्सपेंसेस आर एडेड बैक, ये भी सेम डिडक्शन जैसे ही है कि अगर अलाउ किया है तो वो आपके बिजनेस प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, है ना, और अगर डिसअलाउ किया है तो वो फिर आपके प्रॉफिट में एड बैक होगा तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी फिर उस हिसाब से कंप्यूट की जाएगी, ठीक है। और इसका कुछ फॉर्मूला भी दिया है, ये भी देख लो। प्रॉफिट एडजस्टमेंट फ्लो, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस इनकम, ठीक है, प्लस उसमें लेस करेंगे अलाउेबल एक्सपेंसेस, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम, है ना। समरी देख लो इसकी। समरी है, अलाउंसेज आर डिडक्शंस अलाउड बाय द एक्ट। ये अलाउ किसने किए हैं, एक्ट ने, ठीक है। दे रिड्यूस बिजनेस प्रॉफिट एंड हेल्प इन अराइविंग द करेक्ट टैक्सेबल इनकम। ये क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं करेक्ट टैक्सेबल इनकम निकालने में, ठीक है। क्योंकि देखो अगर डिडक्शन नहीं मिलेगा तो बहुत सारा प्रॉफिट शो करेगा, तो क्या होगा, टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जबकि आप पहले से खर्चा ऑलरेडी उस पर इतना कर चुके हैं, उसके बाद आपको टैक्स भी पे करना है, तो क्या होगा, बर्डन ज़्यादा आएगा आपके ऊपर। इसलिए है ना, डिडक्शंस या अलाउंसेस को क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन आर एसेंशियल। ये मतलब कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सट्टे का व्यवसाय। सट्टे के व्यवसाय से आए, है ना, सट्टा व्यवसाय किया है, तो ये क्या होती है ना, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस refers to a business in which transactions are affected in expectation of profit from fluctuation in price। मतलब कि जो ये एक तरीके का ऐसा बिजनेस होता है जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अफेक्ट होती हैं किसी प्रॉफिट में, जो प्राइसेस होती हैं, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होती है ना, उसके हिसाब से प्रॉफिट पे जो अफेक्ट पड़ता है ना, उसी को हम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी गुड्स की डिलीवरी नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल से समझो, मान लो कोई एक पर्सन है ना, राम है ना, राम ने डिसाइड किया कि वो XYZ लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर खरीदेगा, है ना, जिनकी कीमत है आज कितना, 500 रुपये, है ना, 500 रुपये का एक शेयर है, तो वो ऐसे करके 100 शेयर खरीदेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो खरीदने के पहले जो शेयर की कीमत है वो 500 रुपये थी, वो 500 से बढ़ के 550 रुपये हो गई। अब क्या हो गया, अब वो क्या करेगा, क्योंकि अब उसको क्या होगा, उसने तो 500 में खरीदने का सोचा था, वो ज़्यादा का हो गया, तो वो क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा कि अब मैं नहीं खरीद रहा, है ना, मना कर देगा। तो अब क्या हुआ, 50 रुपये का जो उसने 500 रुपये का सोचा था, है ना, पर वो बढ़ गई कीमत, तो अब वो क्या करेगा, नहीं खरीदा, तो क्या हुआ, अब उसको 50 रुपये का एक तरीके से क्या हो गया, फायदा हो गया, है ना। तो प्राइस में क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, उससे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसी बिजनेस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कहते हैं। और ये ज़्यादातर किस में होता है, ये स्टॉक शेयर वगैरह इनमें ही होता है ना, क्योंकि उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता है, कभी गिर जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। हाँ, अगर वहीं पे अगर उसकी प्राइस कम हो जाती तो वो क्या करता है, उसको खरीद लेता, ठीक है। तो ये होता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, और उससे होने वाली इनकम स्पेक्यूलेटिव इनकम होती है, और उससे होने वाला प्रॉफिट क्या हो जाता है, स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट हो जाता है। मान लो 500 रुपये का मिल रहा था, वो अभी बढ़ गया 550 का हो गया, उसने नहीं खरीदा, ठीक है, प्रॉफिट हो गया उसको एक तरीके से। और अगर मान लो उसकी कीमत कम हो जाती है ना, 450 हो जाता है, तो 50 रुपये का उसको और फायदा हो जाता है ना, प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो उसका स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी दी है, ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल, है ना, परचेज या सेल करने पे ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक शेयर, इट सेटल्ड कर दिया जाता है, अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। उसकी कमोडिटी की एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफ़र नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसी को हम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब हम इसके फीचर्स देख लेंगे। फीचर्स हैं इसका, देखो, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन पे ये बेस्ड है, ठीक है। नो डिलीवरी ऑफ गुड्स और स्क्रिप्ट, किसी भी गुड्स या स्क्रिप्ट की डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड अदरवाइज, और कॉन्ट्रैक्ट को सेटल्ड किया जाता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स हायर रिस्क, अब इसमें क्या होता है, हायर रिस्क होता है। मान लो अगर प्राइस ऐसे ही गिर गया, कम हो गया, तो फिर उसमें प्रॉफिट या लॉस के ज़्यादा चांसेज रहते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस जो होता है वो बेस्ड ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन, नॉर्मल बिजनेस बेस्ड ऑन रेगुलर ऑपरेशन, ठीक है। डिलीवरी इसमें होती है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में, गुड्स और स्क्रिप्ट की कोई भी डिलीवरी नहीं होती है, और इसमें एक्चुअल डिलीवरी होती है गुड्स और स्क्रिप्ट की, इसको सेटल्ड किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रिस्क जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होता है उसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है, और नॉर्मल बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस रिस्क होता है, ठीक है। प्रॉफिट ट्रीटमेंट, इसमें प्रॉफिट ट्रीटेड एज स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, है ना, इसका जो प्रॉफिट होगा उसको स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट और लॉस को स्पेक्यूलेटिव लॉस माना जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट ट्रीटेड एज बिजनेस प्रॉफिट, और लॉस को बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, ठीक है। जो अब देखो, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से भरपाई करना। मान लो आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, तो आप उसको सेट ऑफ या उसकी भरपाई कैसे करोगे, है ना। तो अगर आपको
उसी साल में, है ना। अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही लॉस हुआ है और उसी साल में आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से कोई प्रॉफिट हो जाए, है ना, तो उसकी भरपाई आप उसी से करोगे, ना कि आप किसी अदर इनकम से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से आपको लॉस हो गया 5 लाख का, ठीक है, वहीं आपने कोई दूसरा और किया था, तो उस बिजनेस से आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ही किया था, ठीक है, उससे आपको फायदा हो गया 10 लाख का, तो आप क्या करोगे, आप वो जो 10 लाख है उससे आप 5 लाख से क्या कर लोगे, उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पर आप किसी अदर इनकम से उसको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से लॉस हो गया है, ठीक है, और आपकी सैलरी आ रही है या आप कोई और नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप उसको सेट ऑफ कर लो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, कैन बी सेट ऑफ एनी अगेंस्ट इनकम, ठीक है, कोई भी अगेंस्ट एनी इनकम, किसी भी इनकम से नॉर्मल बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। मान लो अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया है 5 लाख का और आपको आपकी सैलरी आती है ना, या तो सैलरी से इनकम हो रही है आपको, या तो कैपिटल गेन से आपको इनकम हो गई है, या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मतलब कि आपको फ़ायदा हो गया है ना, तो आप उनकी इनकम से मतलब कि बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पर आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ट्रेडिंग इन शेयर, स्टॉक एंड मार्जिन्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम विदाउट डिलीवरी, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड अदरवाइज देन बाय डिलीवरी, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसकी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप एग्जैक्ट बना के आ सकते हो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। देखो कॉन्ट्रैक्ट में आया, आपने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, एक्सपेक्ट प्राइस में क्या हुई, फ्लक्चुएशन हुई, ऊपर नीचे हुआ, बढ़ गया या जो भी, तो फिर आपने क्या किया, सेटल अदरवाइज नो डिलीवरी, है ना, आपने क्या कर दिया, मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपको क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन की। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, देखो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, भरपाई करना, मतलब कि किसी एक लॉस को आप किसी दूसरे इनकम से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ, भरपाई कर सकते हो। पर कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, आप उस लॉस को आगे के लिए क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, है ना। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि आगे की तरफ भेजना, कैसे, जैसे मान लो इस साल अगर आपको लॉस हो गया है ना, तो आप क्या करोगे, अब मैं इस साल मुझे और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से, तो अब मैं क्या करूँगी कि, है ना, मतलब कि अगले साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूँगी कि अब मैं ना ये अगले साल में अब मुझे फायदा होगा ऐसा मान के चलूँगी, तो मतलब इसकी भरपाई इसको सेट ऑफ कर दूँगी, ठीक है। तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड। देखो सिचुएशन क्या होगी, एक मिनट, स्पेक्यूलेटिव लॉस ऑफ द ईयर, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव लॉस हो गया आपको साल में, तो आप या तो उसको सेट ऑफ कर लो। सेट ऑफ कैसे करोगे, ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, सिर्फ आप स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से ही उसको उसी सेम ईयर में क्या कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो इफ नॉट सेट ऑफ, अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो क्या करोगे, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, 4 साल तक के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब इस साल लॉस हो गया तो अगले साल हम कर लेंगे उसको सेट ऑफ, ठीक है, अगले साल भी नहीं हुआ तो उसके अगले साल कर लेंगे, ऐसे करके आप 4 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और टू बी सेट ऑफ, अगर सेट ऑफ होता है ना, तो ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगर सेट ऑफ होता है तो सिर्फ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है, अदर कोई भी इनकम से स्पेक्यूलेटिव लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। और इसका फ्लो कैसे होता है, परचेज सेल कॉन्ट्रैक्ट वही सेम जो ऊपर था वही, नो डिलीवरी होगी, प्रॉफिट या लॉस होगा, फिर उसके बाद टैक्स का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। समरी देख लो, समरी क्या है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इज बेस्ड ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन पे ये बेस्ड होता है, एंड डजंट इन्वॉल्व डिलीवरी, इसमें कोई भी डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं होती है। प्रॉफिट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, और इसको जो टैक्स होता है ना, सॉरी, जो प्रॉफिट होता है वो कैसे टैक्सेबल होता है, बिजनेस इनकम की तरह ही टैक्सेबल होता है। लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, ठीक है, और जो लॉस होता है वो सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से ही वो सेट ऑफ हो सकता है ना, और कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स, और 4 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी अगर बोलने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो क्या है, मैं फ्लो में पढ़ाती हूँ तो कई बार क्या होते हैं, वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा समझ लेना, कॉपरेट करके चलो थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट से भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू WDV, है ना, ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एन असेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है असेट की वही क्या होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है ना। इसको कौन से सेक्शन में बताया, सेक्शन नंबर 2, इसका सबसेक्शन 41, इसका फॉर्मूला जरूर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद करके जाना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड टिल डेट, ठीक है, मान लो कॉस्ट थी मशीनरी की 1 लाख रुपए, ठीक है, डेप्रिसिएशन उस पर अलाउ किया 20,000, तो बचा कितना, 80,000, ये क्या हो जाएगी आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचती है किसी भी मशीन की या किसी भी एसेट की, है ना, तो वही आपकी क्या हो जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, द डेप्रिसिएशन अलाउेबल, मतलब ऐसा डेप्रिसिएशन जो अलाउेबल था इन द करंट ईयर, है ना, विच इज मोर देन डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, और उसको डेप्रिसिएशन से ज़्यादा अलाउ कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब जितना अलाउेबल था उससे ज़्यादा अलाउ कर दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन अलाउेबल माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड, जितना अलाउेबल था वो और जितना अलाउड किया है वो, ठीक है। तो जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउेबल कितना था 30,000, अलाउ कितना किया 20,000, कम किया, ठीक है, तो 10,000 जो बचा वो क्या हो गया, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। जो अलाउेबल होगा वो मोर देन होगा डेप्रिसिएशन एक्चुअली जो अलाउ किया जाएगा उससे, ठीक है।
आगे देख लो ब्लॉक ऑफ असेट। ब्लॉक ऑफ असेट्स एक तरीके से होता है ग्रुप ऑफ असेट्स होता है, ठीक है। असेट का ग्रुप मतलब सेम ग्रुप का जो असेट होगा, जैसे कि आप लोग बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपकी क्लास में सारे बीकॉम थर्ड ईयर के ही स्टूडेंट बैठते होंगे, है ना। तो आपका क्या हो गया, एक सेम ग्रुप के स्टूडेंट्स हो गए आप, है ना। इसी तरीके से एक सेम ग्रुप की असेट्स होती है ना, तो उनको हम क्या कह देते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट कह देते हैं। तो आप ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ असेट्स फॉलोइंग विद इन अ सेम क्लास ऑफ असेट, मतलब कि सेम क्लास के असेट में जो फॉल करती है ना उन्हीं को हम ब्लॉक ऑफ असेट्स कहते हैं, ठीक है। इसको कौन से सेक्शन में बताया, सेक्शन नंबर 2 उसका सबसेक्शन 11, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन ब्लॉक नॉट ऑन इंडिविजुअल असेट, मतलब कि अगर एक ब्लॉक में अगर 5 असेट्स हैं, ठीक है, 5 सेम टाइप के असेट हैं एक ब्लॉक में, तो उन 5 पे ही डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, ना कि नॉट ऑन इंडिविजुअल असेट। किसी एक असेट पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा, ब्लॉक में ही किया जाएगा। इफ वन असेट इज सोल्ड, अगर एक असेट क्या हो गई है, सोल्ड हो गई है, न्यू असेट कैन बी एडेड इन द सेम ब्लॉक। अगर मान लो पांच असेट थी एक ब्लॉक में, ठीक है, 5 में से एक असेट क्या हो गई है, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो 4 बची, तो अब एक की जगह खाली है तो उसमें हम दूसरी असेट उसमें लाके सेम टाइप की, है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग एटसेट्रा, ये सभी असेट होती है, ठीक है। अब है एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्या होता है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन न्यू मशीनरी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है किस पे, न्यू मशीनरी पे और प्लांट पे, है ना, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल करने में, है ना, जो भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये किसमें बताया, सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1। रेट क्या है इसका, 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उस पर 20% का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे न्यू मशीनरी इंस्टॉल की है 1 लाख की, है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसमें मिल गया आपको 20%, है ना, तो मतलब 20,000 का, तो यही हो जाएगा आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। आगे देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का फ्लो है ये कॉस्ट ऑफ असेट, है ना, एडिशन ड्यूरिंग ईयर, ठीक है, माइनस करेंगे उसमें से ऐड कर देंगे क्या, एडिशन जो भी होंगे वो, लेस कर देंगे डिडक्शन, और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक वो आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट एज पर एक्ट, जो भी एक्ट के हिसाब से, जैसे यहाँ पे ये 20% दिया है ना, तो वो फिर उस हिसाब से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, ठीक है, अलाउ किया जाएगा। कंपैरिजन चार्ट, ये इसका आप देख लेना, ये सब में मैं बता चुकी हूँ, है ना, वही लिखा है, मीनिंग दिया है, प्रोविजन दिया है और पर्पस दिया है कि चारों का क्या है। मिनी समरी टेबल, ये भी आप लोग देख लेना, रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आती है, ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ असेट, ये वही लिखा है, उसका छोटे में समरी दे दिया, ठीक है। देखो अब इसमें एक लिखा है, डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, है ना, ऑफ द ब्लॉक। जो डेप्रिसिएशन है जो क्लेम किया जाएगा किस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे ऑफ द ब्लॉक पे, प्रेस्क्राइब रेट एज पर इनकम टैक्स रूल, ठीक है। इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जो ब्लॉक होगा, है ना, उस पर ही उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ असेट्स फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, किस तरह की असेट्स पे डेप्रिसिएशन को कंप्यूट किया जाएगा। तो असेट्स आपको पता है 2 तरह की होती हैं। पहले डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज द अलाउंस मेड फॉर द वियर एंड टियर असेट्स यूज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, जो भी हम असेट को यूज़ करते हैं, ठीक है, बिजनेस में या प्रोफेशन में, उस पर जो क्या होता है, एक तरीके से कमी आती है ना, उसको अलाउ किया जाता है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब असेट जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है टेंजिबल असेट्स, जिनको हम कहें फिजिकल असेट, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल असेट जो होती तो हमें पर दिखाई नहीं देती है ना, उनको नॉन फिजिकल असेट्स कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ये भी आप लोगों ने 12th में 11th में पढ़ रखा होगा, ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप। तो एग्जांपल टेंजिबल में क्या आती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, व्हीकल, कार, ट्रक, कंप्यूटर, सर्वर, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, एटसेट्रा, राइट्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। ये होते तो हैं पर दिखाई नहीं देते। गुडविल किसी ने देखी है पर होती है ना। ब्लॉक ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था, एक ग्रुप होता है टुगेदर, ठीक है, ट्रीटेड एज 1 ब्लॉक, है ना, सेम क्लास का एक ग्रुप होता है असेट का, और उसको ट्रीट किया जाता है एक ब्लॉक की तरह, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउ होता है उस पर, किस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, नॉट ऑन इंडिविजुअल असेट, किसी एक इंडिविजुअल असेट पे नहीं होता है, बल्कि एक पूरे ब्लॉक पे ही डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, ठीक है। इफ 1 असेट इज इन द ब्लॉक इज सोल्ड, अगर एक सोल्ड हो जाती है तो न्यू को हम ऐड कर सकते हैं, ये हम ऊपर देख लिया है हमने, ठीक है। कंडीशन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। कंडीशन क्या होती है डेप्रिसिएशन क्लेम करने की, असेट मस्ट बी ओन बाय द असेसी, खुद की होनी चाहिए, है ना, असेसी की। असेट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रही हो। असेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 180 डेज, ठीक है, एटलीस्ट 180 डेज तक उसको यूज किया हो प्रीवियस ईयर में, है ना, चाहे वो प्लांट हो या मशीनरी। असेट शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज ना किया गया हो, ठीक है। असेट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो लास्ट डे होगा, है ना, उस ईयर तक उस मशीन को यूज किया गया हो, ठीक है, तभी उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको बीच में बेच दिया या यूज़ करना बंद कर दिया फिर आप डेप्रिसिएशन मांग रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का कुछ बेसिक्स पूछा है ना, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही उसको इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग अलाउ किया जाता है उसको, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला दिया है ना, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिटर्न डाउन वैल्यू और ऑफ ब्लॉक इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। और रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस एडिशन माइनस डिडक्शंस, ठीक है। ये उसकी प्रोसेस है डेप्रिसिएशन क्लेम की, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। असेट को परचेज किया, ठीक है, यूज़ किया उसको 180 डेज, ठीक है, और इंक्लूड इन ब्लॉक ऑफ असेट,
है ना। और फिर क्या किया, डेप्रिसिएशन को क्लेम कर लिया और जो भी परसेंटेज होगा उस पर वो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। समरी देख लो, वो ये लिखा है डेप्रिसिएशन इज द डिडक्शन अलाउड फॉर द वियर एंड टीयर असेट्स बिजनेस और डिवाइडेड इनटू, जो असेट है उनको दो उसमें पार्ट में डिवाइड किया, टेंजिबल इंटेंजिबल, और ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स, और उनको उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है ब्लॉक के फॉर्म में, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्लेम डाउन रिटर्न डाउन वैल्यू, इस पर क्लेम किया जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू पे ऑफ द ब्लॉक एज पर द प्रिस्क्राइब रेट, जो भी रेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा उसके हिसाब से, ठीक है। ये हो गया 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन के टाइप्स बताओ, है ना, और जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें डिफरेंस, ये सब पूछ लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गेन क्या होता है, ठीक है। देखो इसको कुछ नहीं, इसको सीधी तरीके से नहीं पूछा है, पूछा भाई है कि कैपिटल गेन क्या, पर उसमें इसका सब जोड़ दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, इन द इनकम टैक्स एक्ट, और व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे क्या क्या एग्जाम्पशंस है, ये सब पूछा है। तो कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन इज द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ असेट, कैपिटल असेट। देखो कैपिटल असेट को, देखो सिंपल सा वो है इसका मतलब, जो कैपिटल असेट होती है, ठीक है, उसको बेचने पे आपको जो ट्रांसफर का मतलब बेचना ही होता है, ठीक है, बेचने पे या एक्सचेंज करने पे आपको जो भी फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, उसी को हम कैपिटल गेन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई, आपकी कंपनी है, बिजनेस है, आपने उसमें कैपिटल लगाई अपनी, है ना, कुछ असेट खरीदी होगी, लैंड बिल्डिंग जो भी है ना, मान लो लैंड खरीदी है ना, जमीन खरीदी आपने तो जब बिजनेस स्टार्ट किया हुआ या जब भी आपने खरीदी, वो 1 लाख की खरीदी, ठीक है, 1 लाख की खरीदी, अब आपने उसको 5 साल बाद 10 साल बाद बेचा, तो अब उसकी प्राइस ऑब्वियसली बढ़ गई होगी, है ना, क्योंकि लैंड की प्राइस तो बढ़ जाती है। तो अब आपको वो आपने जब बेची है तो वो बिकी आपकी मान लो 20 लाख की, फायदा कितने का हो गया, 19 लाख का फायदा हो गया आपको, है ना। तो जब कैपिटल असेट को बेचने पे जो फायदा हुआ उसी को हम क्या कह देंगे, कैपिटल गेन कह देंगे, ठीक है। देखो कैपिटल असेट क्या होती है, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो उसके बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या नहीं हो, उसने खरीदी है, अपनी कैपिटल लगाई है, अब वो उसको बेचेगा तो उसको जो फायदा होगा वो उसका कैपिटल गेन ही माना जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल गेन सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन फ्लो कैसे होता है, सेल की असेट को कैपिटल गेन हुआ, उस पर कुछ एग्जाम्पशन मिलेंगे, फिर जो कैपिटल गेन बचेगा वो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा, मतलब उस पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, एग्जाम्पशन इज अलाउड ओनली इफ कंडीशन आर फुली सेटिस्फाइड, एग्जाम्पशन तभी अलाउ होगा जब कंडीशन फुली सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। और अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड इन टाइम इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा इन टाइम इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हेल्प डिफरिंग द टैक्स पेमेंट, और जो कैपिटल गेन अकाउंट की जो स्कीम है वो क्या करती है, हेल्प करती है टैक्स पेमेंट में। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, है ना, एग्जाम्पशन देख लेते हैं कैपिटल गेन की कौन कौन सी दी जाती है। सेक्शन नंबर 54 में दिया है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी में तो आपको कुछ एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। कितने लाख तक का मिलेगा, 50 लाख तक का, ठीक है, मैक्सिमम। और इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अदर देन ओरिजिनल असेट, ठीक है, तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस आप पढ़ लेंगे इनकी, देखो याद करने की जरूरत नहीं है कंडीशन, अगर आप इतना भी लिख के आओगे, इतना है ना, तो भी चलेगा, मतलब कि सेक्शन और उसका कौन कौन सा एग्जाम्पशन दिया जाता है वो, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। बाकी अगर आपको याद रह जाता है तो आप लिख के आ सकते हो, और नहीं रहता है तो आप इतना भी करके आओगे तब भी मतलब कि वेल एंड गुड चलेगा, ठीक है। समरी देख लो इसकी, कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, इट इज कंप्यूटेड एज पर द फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें ट्रांसफर किसका किया जाता है, कैपिटल असेट का, ठीक है। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, ये यहाँ जो दिया था, एंड 54F हेल्प इन रिड्यूसिंग टैक्सेबल कैपिटल गेन इफ कंडीशंस आर मेट, अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपको क्या होता है, जो टैक्सेबल कैपिटल गेन होता है उसमें थोड़ा रिडक्शन, मतलब कि उसको रिड्यूस कर देता है थोड़ा। अब रिड्यूस करने का मोटिव क्या है, यहाँ पे रिड्यूस करने का मोटिव यही है कि आपको उस पर टैक्स कम, जितना कम आपका गेन होगा उतनी कम आपकी टैक्स की लायबिलिटी आएगी उस पर, ठीक है। तो ये हो गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लो, मैंने बोला था ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जरूर पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्या होगा, देखो ये कैपिटल गेन के टाइप्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म, और इसको शॉर्ट में भी पूछ लेंगे, STCG, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्या होगा, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ठीक है, कम समय के लिए जो कैपिटल असेट को ट्रांसफर करके जो गेन हुआ है ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इसका अपोजिट हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करके जो क्या कहते हैं गेन हुआ होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, ठीक है। होल्डिंग रूल्स हैं, 36 मंथ्स फॉर लिस्टेड शेयर यूनिट्स इक्विटी ओरिएंटेड, है ना, तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अगर मोर देन 36 मंथ्स के लिए होल्ड करके रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस जरूर आता है। अगर आपने डिफरेंस कर लिया तो आपने इसके टाइप्स भी कर लिया, इसका मतलब कि कैपिटल गेन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है और उसमें डिफरेंस, ये 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। मीनिंग देख लो, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म असेट, ठीक है, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म असेट, ठीक है। होल्डिंग पीरियड कितना होगा, अप टू 12 मंथ्स, 12 मंथ से ज़्यादा, 12 मंथ तक आपने कोई असेट होल्ड करके रखी हो, फिर उसको 12 मंथ के अंदर ही बेच दिया, है ना, तो जो गेन होगा आपको वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म। और अगर मोर देन 12 मंथ रखा है फिर बेचा है तो जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। टैक्स रेट क्या है, एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म में, और जो लॉन्ग टर्म होगा उस पर 10% लगेगा, है ना, 10% ऑन गेन एक्सीडिंग 1 लाख,
एक लाख तक, ठीक है। अगर 1 लाख से ज़्यादा का आपको गेन हुआ है, ठीक है, फिर विद इंडेक्सेशन, तो फिर इंडेक्सेशन के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब इंडेक्सेशन क्या होता है, जैसे इंडेक्सेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। मान लो अगर आज कोई चीज़ आपने खरीदी है ना, वो आपने 20,000 की खरीदी है, तो आगे जाके वो 20,000 में ही थोड़ी बिकेगी, है ना। वो तो ज़्यादा में बिकनी चाहिए, भले आज उसकी कीमत उतनी थी पर आगे तो उसकी कीमत बढ़ गई ना, है ना। तो वो मतलब कि पुरानी कीमत से जो पुरानी चीज़ की कीमत है वो आज उसकी क्या कीमत है ना, उसके लिए एक इंडेक्सेशन या एक स्टैंडर्ड बनाया है ना, वही होता है इंडेक्सेशन। बेनिफिट क्या होता है, नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अब जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म 12 मंथ से कम के लिए आप कितना ही चेंज आएगा प्राइस में, ठीक है। पर जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सेल ऑफ शेयर हेल्ड फॉर 8 मंथ। अगर 8 मंथ के लिए कोई भी शेयर आपने होल्ड करके रखे हैं और उसको बेच दिया, ठीक है, तो फिर उससे होने वाला गेन क्या होगा आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 15 मंथ के लिए रखा है, मतलब सेल किया है 15 मंथ के बाद, है ना, तो फिर क्या होगा आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वही नॉर्मल स्लैब रेट की तरह, और इसका हो जाएगा टैक्स एट एट द रेट 10%, ठीक है। और अगर 1 लाख से ज़्यादा का है तो फिर इंडेक्सेशन के हिसाब से लगेगा, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी पेड किया जाता है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो। कैपिटल गेन क्लासिफिकेशन का फ्लो देख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है, चेक होल्डिंग पीरियड, ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल असेट का, फिर उसका जो होल्डिंग पीरियड है उसको चेक करेंगे, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म होगा तो उसको अप टू 12 मंथ तक होल्ड करेंगे, और जो लॉन्ग टर्म है तो मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ये लिखा भी है इसमें, परचेज शेयर ऑन 10 जनवरी 2024 एंड सोल्ड 20 अक्टूबर 2024, ठीक है। होल्डिंग पीरियड कितना है, 9 मंथ का, मतलब कि 9 मंथ तक आपने उसको होल्ड करके रखा, फिर उसको बेच दिया, ठीक है। तो कौन सा गेन हो गया, शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है, देखो, परचेज किए शेयर 10 जनवरी 2023 एंड सोल्ड किया उसको 2025, ठीक है। तो होल्डिंग पीरियड कितना हो गया, 13 मंथ का हो गया, ठीक है। तो कौन सा गेन हुआ आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। समरी देख लो, इफ होल्डिंग पीरियड इज अप टू 12 मंथ, ठीक है, गेन इज STCG एंड जो टैक्स होगा वो स्लैब रेट के हिसाब से होगा। और अगर मोर देन 12 मंथ है होल्डिंग पीरियड तो क्या हो जाएगा, LTCG, और जो टैक्स होगा वो कंसेशनल रेट या इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आपको दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी यूनिट 3 कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं PDF में नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो जिनका भी 12 मई को एग्जाम है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो, सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर्स भी आप देख के जाते हो, तो उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ पास नहीं, पास तो आप वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे और फॉलो करोगे जो मैं बता रही हूँ, तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।